युद्ध की सर्वोच्च कला दुश्मन को बिना लड़े ही वश में करना है। ये शब्द सुन चुके हैं और आज की हमारी चर्चा पर आप कह सकते हैं बिल्कुल सटीक बैठते हैं। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 20 दिसंबर 2025 है। हम रोज यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए जरूरी विषयों पर गहराई से बात करते हैं और आज हमारी इस सीरीज का ये तीसरा टॉपिक है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका आधार है ओपन मैगजीन में छपा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। टॉपिक है पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदलती सैन्य रणनीति और रणनीतिक निरोध, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रैटेजिक कंपेलेंस कहते हैं, उसका विकास। बिल्कुल। आज हमारे बातचीत का मकसद ये समझना है कि पिछले एक दशक में भारत की जो आतंकवाद विरोधी नीति थी वो संयम से लागत थोपने की तरफ कैसे बढ़ी है। हम खास तौर पर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर पर ध्यान देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारत के पिछले ऑपरेशन से कैसे अलग था और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस नए दौर को आप कह सकते हैं जन्म दिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही भयानक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी। और सोर्स बताते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और उसका एक प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF उसका हाथ था। हाँ, और भारत की जो प्रतिक्रिया थी उसने इस बार एक नया सामान्य, एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या था जो उसे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 के बालाकोट हवाई हमले से भी अलग बनाता है? इसमें कई बड़े बदलाव थे। पहला, भारत ने सिर्फ पीओके में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में डीप इनसाइड पाकिस्तान 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अंदरूनी इलाकों में? हाँ, इसमें मुरीद के और बहावलपुर जैसे बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर भी शामिल थे। ये बहुत बड़ी बात थी। मुरीद के तो लश्कर का हेडक्वार्टर माना जाता है। एग्जैक्टली। और बहावलपुर जैश का। तो ये एक सीधा संदेश था। दूसरा, जब पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, जो कि उन्होंने की होगी, बिल्कुल की, तो भारत ने देश भर में फैले 11 पाकिस्तानी एयरबेसों पर गहरे हमले किए, डीप स्ट्राइक्स। ये 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान दिखाए गए संयम से एक बहुत बड़ा विचलन था। एक मिनट, 11 एयरबेस? ये तो सिर्फ आतंकी कैंप पर हमला नहीं है, ये तो सीधे सीधे सैन्य टकराव है। इसका मतलब है कि भारत ने परमाणु युद्ध के खतरे के बावजूद एक बहुत बड़ा पारंपरिक सैन्य जोखिम उठाया। सोर्स में पाकिस्तान की असम्मित परमाणु मुद्रा का जिक्र है। ये क्या है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही हमें तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पर लाता है। देखिए, पाकिस्तान की असम्मित परमाणु मुद्रा का मतलब है कि उसने हमेशा ये धमकी दी है कि अगर भारत कोई बड़ा पारंपरिक हमला करता है तो वो छोटे टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। इसे कम परमाणु सीमा या लोअर न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड भी कहते हैं। सालों से ये पाकिस्तान का एक तरह का परमाणु ब्लैकमेल रहा है। तो इस बार भारत ने क्या अलग किया? इस बार भारत ने पाकिस्तान के इस ब्लफ को आप कह सकते हैं कॉल कर लिया। भारत ने परमाणु माहौल के भीतर एक मजबूत पारंपरिक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इस धारणा को सीधी चुनौती दी। संदेश साफ था कि रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने का बोझ सिर्फ भारत पर नहीं है बल्कि बराबर रूप से पाकिस्तान पर भी है। मतलब अब जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये नई नीति सिर्फ सैन्य हमलों के बारे में ही है? नहीं, और यही चौथा बड़ा बदलाव आता है। भारत ने सैन्य और गैर सैन्य यानी नॉन मिलिट्री उपायों को मिलाकर एक रणनीतिक निरोध यानी स्ट्रेटेजिक कंपेलेंस की व्यवस्था बनाई है। सोर्स इसके 3 प्रमुख स्तंभ बताता है। 3 स्तंभ? अच्छा, वो क्या है? पहला, 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम है। इसका असर तो बहुत गहरा होगा। हाँ। दूसरा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं। और तीसरा, भविष्य में किसी भी आतंकी हमले पर एक सुनिश्चित और इससे भी कड़ी प्रतिक्रिया का वादा। तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो रणनीतिक विराम लगाया गया है, क्या ये इस अभियान का अंत है? सोर्स के अनुसार बिल्कुल नहीं।
ये विराम खुद एक रणनीतिक संदेश है। ये भारत को अपनी शर्तों पर एक न युद्ध न शांति मतलब नो वॉर नो पीस का माहौल बनाने की सहूलियत देता है। अच्छा। शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस को दिखाता है। हाँ, ये नई नीति सुनने में तो बहुत मजबूत लगती है, लेकिन सोर्सेस के सामने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करता होगा। हाँ बिल्कुल, 4 प्रमुख चुनौतियां हैं। 4। पहली है पारंपरिक निवारक क्षमता, मतलब कन्वेंशनल डिटरेंस। भारत को अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को और ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि वो पाकिस्तान को भविष्य में कोई भी गलत कदम उठाने से रोक सके। ठीक है। और दूसरी चुनौती? दूसरी है जनता का दबाव, जिसे ऑडियंस कॉस्ट कहते हैं। अब हर हमले के बाद सरकार पर एक दिखने वाली और असरदार प्रतिक्रिया देने का भारी सार्वजनिक दबाव होगा। सही बात है। एक बार आपने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया तो आपको हर बार उस पर खरा उतरना होगा। तीसरी और सबसे गंभीर चुनौती है संघर्ष बढ़ने का जोखिम, एस्केलेशन रिस्क। यानी पारंपरिक और परमाणु दोनों स्तरों पर। हाँ, जब आप सीधे प्रायोजक देश यानी पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं तो ये खतरा हमेशा बना रहता है। और चौथी चुनौती जाहिर है पाकिस्तान से जुड़ी होगी। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक क्षमता, एक क्रेडिबल डिटेरेंस फिर से विकसित कर सके। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह की रेस है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि भारत निश्चित रूप से संयम के युग से आगे बढ़ गया है। अब वो जोखिम उठाने और पाकिस्तान पर लागत थोपने को तैयार है, लेकिन जैसा कि सोर्स कहता है, ये जरूरी तो है पर अपने आप में शायद काफी नहीं है। सही कहा। सोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि भारत का दीर्घकालिक और स्पष्ट लक्ष्य क्या होना चाहिए। सिर्फ जवाबी कार्रवाई करना काफी नहीं है। तो फिर असली जीत क्या होगी? असली जीत तब होगी जब इस्लामाबाद की भारत के खिलाफ लागत सहने की इच्छा ही टूट जाए, जब आतंकवाद को एक नीति की तरह इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत महंगा सौदा बन जाए। और इसके लिए भारत को क्या करना होगा? इसके लिए भारत को अपनी पारंपरिक निवारक क्षमता को इतना बढ़ाना होगा कि वो चीन और पाकिस्तान की मतलब जो 2 फ्रंट चैलेंज है उसका सामना कर सके। सोर्स में आक्रामक गुप्त कार्रवाइयों, ऑफेंसिव कोवर्ट एक्शंस और पाकिस्तान के लिए रणनीतिक थकावट पैदा करने का भी उल्लेख है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सैन्य क्षमता के साथ साथ भारत को ऐसी क्षमताएं भी विकसित करने की जरूरत है जो पाकिस्तान के लिए रणनीतिक थकावट, स्ट्रेटेजिक एग्जॉशन पैदा कर सकें, जिससे उसे आतंकवाद का समर्थन करना बहुत महंगा पड़ने लगे। बिल्कुल। तो जैसा कि हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। सोर्सेज बात पर जोर देता है कि कितनी क्षमता पर्याप्त है, इसका जवाब चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती के खिलाफ संतुलन खोजने में ही है। तो सवाल ये है, क्या रणनीतिक निरोध का ये नया सिद्धांत बिना किसी बड़े संघर्ष के दक्षिण एशिया में स्थायी शांति ला सकता है, या ये अनजाने में एक अधिक खतरनाक और अस्थिर भविष्य की नींव रख रहा है? इस गहरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यूपीएससी से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा न चूकें। अगली बार तक सोचते रहिए।